चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा कोट आप सभी लोगों के लिए, वर्क फॉर दैट मोमेंट यू कैन फाइनली से आई मेड इट। पहला क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विथ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित कौन सा वाला आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर जो है आप लोगों का फ्रेंड्स यहां पर मैं बोला गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 है आप लोगों का, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20 जो है ये आपको जब आप हिरासत में रहते हो, आपको मान ले पुलिस ने उठाकर लेके चले गई और आपके ऊपर में गुनाह साबित भी हो गया, तो कन्विक्शन होने के बावजूद भी आपके कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि आपको एक गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते वगैरह वगैरह। तो दोष सिद्धि के दौरान कुछ अधिकार आपके प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 21 में जीवन का अधिकार है आपका। आर्टिकल नंबर 22 के अंदर में आपको गिरफ्तार होने के बाद जो है वो अधिकार कुछ दिए गए कि गिरफ्तारी के दौरान आपके साथ मारपीट नहीं की जा सकती, वकील का अधिकार है वगैरह वगैरह। और आर्टिकल नंबर 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की कोई आपका शोषण नहीं कर सकता, इंसानों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है, इंसानों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता और जबरन मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का एक भाग है ये आपका, ये याद रखना है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 23। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर मैं बता दूं कि आर्टिकल नंबर 23 के बाद में एक 24 नंबर का आर्टिकल है, वो भी याद रख लेना, जो कि 14 साल से छोटे बच्चों को हानिकारक जगहों पर काम करने से रोकता है, ठीक है। हानिकारक जगहों पर काम करने से छोटे बच्चों को, 14 साल से छोटे बच्चों को रोकता कौन है? आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 23 और 24 दोनों मिलाकर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट बनाते हैं। नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है आपका कि असर्शन दिया हुआ है, मैनी स्टेट्स फाइनेंशियली सपोर्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस established and run by linguistic minorities। कई राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और संचालित स्कूलों और कॉलेजों की आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर में जो है आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो है ये इस बात का प्रावधान करते हैं कि जो माइनॉरिटीज है, जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो भाषा के आधार पर हो चाहे वो धर्म के आधार पर हो, उनको अपने एजुकेशनल स्कूल्स खोलने का अधिकार है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स इसी वजह से कई सारे राज्य जो है वो उन कॉलेजेस की, उन स्कूल्स की मदद भी करते हैं, आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं। कारण क्या है ये मदद करने का? क्योंकि भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 29, 30 में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कई सारे प्रावधान बनाए गए हैं, जिसमें राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि विविधता का पोषण करे, मतलब कि डाइवर्सिटी जो है हमारे देश के अंदर में उसको पाले पोसे, उसको बढ़ा करे। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोग देखिए कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। और राज्य जो है वो मदद क्यों कर रहा है? राज्य जो है वो भाषाई अल्पसंख्यक लोगों की मदद क्यों कर रहा है? कि मान लो कि पंजाब जो है, बंगाल के अंदर में पंजाबी भाषा का कोई स्कूल खुला है, तो राज्य क्यों मदद करेगा उसकी? क्योंकि भाई संविधान में लिखा हुआ है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो कई राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों की मदद क्यों करते हैं? क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि भारतीय संविधान में वो बात कही गई है। तो ये जो आर में आपको बात कही गई है ना, वो एक्सप्लेन कर रही है ए को कि क्यों मदद कर रहे हैं वो, ठीक है। तो आंसर जो है आपका हो जाएगा कि ए और आर दोनों करेक्ट है, और आर जो है वो करेक्ट रीजन है ए का। भाषाई राज्य जो है भाषाई अल्पसंख्यकों की मदद क्यों करते हैं। जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, सभी के सभी लोग, ठीक है, एक साथ सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे यहां पर में, ताकि मुझे भी इंटरेस्ट आए पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आप लोगों को करवाने का। तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात की गई है, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। अगर कोई राज्य किसी और भाषा के राज्य के जो है किसी और राज्य की भाषा के स्कूल कॉलेजेस को खोलने नहीं देता है, तो वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का हनन कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि उनको लगता है कि उनके जो है मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, मौलिक अधिकार उनको नहीं मिले हैं। तो मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप लोगों को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल नंबर 32 के तहत। तो आर्टिकल नंबर 32 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। चलिए देखिए, जितने भी लोग बोल रहे कि बुक्स चाहिए तो आप जो है ऐप के ऊपर में जाकर परचेस कर सकते हो, या फिर कोई जानकारी चाहिए तो 7611101101 9697888844 इस पर कॉल कर सकते हो। कोर्स सीटेट के कोर्सेस या बीपीएससी के कोर्सेस, DSSB के, यूपी टेट के, सुपर टेट के सारे कोर्सेस आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार। तो यहां देख सकते हो संवैधानिक उपचार का अधिकार आपको दिया गया है। अगर आपके फंडामेंटल राइट नहीं मिले हैं तो आप कोर्ट जा सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? भेदभाव पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि भेदभाव नहीं किया जा सकता आप लोगों के साथ में।
तो भेदभाव पर रोक लगाने वाला आर्टिकल जो है वो है आप लोगों का आर्टिकल नंबर 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। आर्टिकल नंबर 19 में 6 अधिकार आपको दिए गए, 6 राइट्स दिए गए, जैसे कि बोलने का अधिकार, भारत में कहीं पे भी जाके बसने का अधिकार, मतलब आप किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हो, ठीक है, और वहां पर मैं अपने मनपसंद का काम धंधा स्टार्ट कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 15 मैंने आपको बता ही दिया कि भेदभाव पर रोक लगाता है। आर्टिकल नंबर 23 अभी हम लोगों ने देखा, क्या था आर्टिकल नंबर 23, जल्दी से लिखो। शोषण के खिलाफ अधिकार, दुर्व्यापार नहीं कर सकते, मानव की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, आप इंसानों को बेच और खरीद नहीं सकते, ठीक है, और जबरन मजदूरी नहीं करा सकते। आर्टिकल नंबर 25 जो है वो कहता है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आप अपने पसंद के धर्म को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 में दिया गया है। नेक्स्ट, नाउ फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा की मांग की थी? और ये आपको एनसीईआरटी के अनुसार आंसर करना है फ्रेंड, जो एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, क्योंकि पेपर वहीं से बनेगा आप लोगों का। तो एनसीईआरटी के अनुसार आप लोगों को याद रखना है कि 1934 के अंदर में संविधान सभा की मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों से मांग की कि हमें एक संविधान सभा बना दी जाए, ताकि भारतीय लोग संविधान की रचना कर सके और अपने हिसाब से अपने देश को चला सके, ठीक है। फाइनली फ्रेंड, संविधान सभा आपकी 1946 में बनी, जिसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? जल्दी से सभी लोग लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग लिख देंगे एक बार, जितने लोग देख रहे हैं सारे के सारे लोग लिख देंगे यहां पर, जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 2 क्वेश्चन इसके अंदर में कवर हो रहे हैं आपके। पहली बात तो राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष थे, ये एक पॉइंट बन गया आप लोगों का। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई ये संविधान सभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946, संविधान सभा बनने के 2 दिन बाद। तो 11 दिसंबर 1946 को भारतीय जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। उससे पहले 2 दिन तक सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, 11 दिसंबर 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो इस पर्टिकुलर इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो पहले प्रेसिडेंट थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे वो। जब पहली मीटिंग हुई संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। फिर 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। डॉक्टर BR आंबेडकर जो थे वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति मतलब जो ड्राफ्ट कर रही थी, संविधान बना रही थी, वो उसके अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा वाला कथन गलत है? देखिए 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए, बताना है कौन सा वाला स्टेटमेंट गलत है। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, और जितने भी लोगों ने अब तक सेशन को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ में टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर, जल्दी जल्दी से जो है आप लोग शेयर भी करते रहेंगे। तो द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग वाज हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी आप लोगों की। सही बात है, ये पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, गलत, ठीक है। क्यों गलत है ये वाला? राजेंद्र प्रसाद को कौन सी तारीख को चुना गया था? जल्दी बताओ आप लोग, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने। सभी लोग आंसर करेंगे यहां पर में, इसका आंसर क्या होगा, सही क्या होगा ये बताइए, क्योंकि आपका 9 दिसंबर 1946 को नहीं चुना गया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था उनको, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। आप देख सकते हो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? ये 31 दिसंबर 2021 में ऑलरेडी सीटेट के पेपर में आया भी था आपका। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा आपका? तो देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जितने भी इंडिविजुअल है जो 18 साल से ऊपर के हैं, उनको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है आप लोगों का। तो यहां पर मैं आप लोगों का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये लगाएंगे आप लोग। एवरी इंडिविजुअल अबव 18 ईयर्स ऑफ द एज हैज द राइट टू वोट, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर आपका। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब सभी को वोट देने का अधिकार है, हर किसी को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। नाउ एक और चीज बताना चाहूंगा कि आज हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब 18 साल है, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है, संविधान जो है हमारा लागू हुआ था, उस समय ये एज कितनी थी जब संविधान लागू हुआ? मतलब कि 1950 में ये एज कितनी थी? 21 साल थी, 21 ईयर्स थी। बाद में इसको जो है फ्रेंड्स कम किया गया आप लोगों का, ठीक है। आपका जो है 1988 के अंदर में 61वें संविधान संशोधन के जरिए, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ये एज को कम करके 18 साल किया गया, ठीक है, 18 साल किया गया था।
तो अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन आ जाए कि 1950 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की एज कितनी थी, जब देश में संविधान लागू हुआ उस समय 21 साल थी, बाद में इसको 18 साल किया गया है। हो सकता है आगे जाकर 16 साल कर दे, क्योंकि बच्चे इतने तेजी से जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, बड़े होते जा रहे हैं कि भाई 18 साल से भी कम कर देंगे तो भी वो कर लेंगे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट। चलिए, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसी को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी कहा जाता है, ठीक है। ये यूपीएससी में बीपीएससी में पूछा गया था। चलो पूजा कुमारी जी ने देखिए बीपीएससी का भी एग्जांपल दे दिया आपको कि बीपीएससी में भी आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, संविधान के किस भाग को प्राय इसकी अंतरात्मा कहा जाता है? और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये आप लोगों को एनसीईआरटी के अनुसार आंसर करना है। एनसीईआरटी 8 स्टैंडर्ड की बुक में दिया गया है ये पॉइंट आपका, और ये 2 बार आ चुका है सीटेट में। तो अंतरात्मा कहा जाता है, तो अंतरात्मा किसको कहा जाता है? आपका कहा जाता है फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट को, ठीक है। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। कुछ लोग जो है इसको प्रियम्बल को भी मानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार फंडामेंटल राइट्स, और आपको फंडामेंटल राइट्स ही लगाना है, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है इसको संविधान की अंतरात्मा कंसाइंस कहा गया है, ठीक है, अंतरात्मा कंसाइंस। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख सकते हो ये लाइन लिखी है, द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर में। सीटेट के अंदर में 17 जनवरी 2022 को आया हुआ क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य पर किसी ऐसे नागरिक को वकील उपलब्ध कराने का कर्तव्य रखता है, या कर्तव्य उसको उसके ऊपर में देता है कि जो व्यक्ति गरीब है या किसी अन्य विकलांगता के कारण वकील उपलब्ध कराने में असमर्थ है। मतलब कोई अपने खुद से वकील नहीं रख सकता, तो उसको वकील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, राज्य की है। कौन सा आर्टिकल के तहत? चलिए, तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स ये सेशन उन सभी 500 प्लस लोगों को समर्पित जिन लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है यहाँ पर में, और यहाँ पर अपना जो है समर्थन यहाँ पर में दिखा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन सभी 500 लोगों का जिन जिन्हें भी कर दिया। यहाँ पर मैं हाथ ऊपर करके भी बता देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि मैं देख सकूँ यहाँ पर में कि कितने लोग हैं यहाँ पर में जो अपना अपना समर्थन यहाँ पर में दिखा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर में। तो देखिए आर्टिकल नंबर 39A ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद से वकील नहीं रख सकता तो उसको वकील उपलब्ध कौन करा कर दे? उसको उपलब्ध करा कर देगा राज्य, या फिर जो हमारी सरकार है, ठीक है, वो उसको वकील उपलब्ध करा कर देंगी। चलिए, काफी सारे लोग हैं जिनका मैं नाम यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, कंटिन्यूअसली वो अपना समर्थन दे रहे हैं। और इसी तरीके से फ्रेंड, जब समर्थन आप लोगों का मिलता है उसी में फिर एनर्जी भी मिलती है। ओके, तो आंसर 39A जो है यहाँ पर में हो जाएगा। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो आर्टिकल नंबर 22 जो है ये आपको अधिकार देता है कि आप लॉयर आप रख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास लॉयर नहीं है तो राज्य आपको लॉयर उपलब्ध करा के देगा। ये आर्टिकल नंबर 39A में दिया गया है, 39A में। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनसंपर्क माध्यम मास मीडिया का उदाहरण है? मास मीडिया का मतलब ही होता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंच पाना, मास मीडिया, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी भी मास मीडिया पर ही हूं आप लोगों से। देखिए यहाँ पर में 1000 लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, तो आप सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो 1000 लोगों तक मैं यहाँ पर में एक साथ पहुंच पा रहा हूं आप सभी लोगों तक। और इस कड़ी के अंदर में, ठीक है, जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, इसमें जो चीज हो रही है, जो प्रक्रिया हो रही है, वो आपका जनसंपर्क हो रहा है यहाँ पर में। मास मीडिया है ये एक प्रकार का। तो आप बताइए जल्दी से कि इनमें से कौन सा वाला मास मीडिया का एग्जाम्पल हो सकता है? अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि भाई जो है फोन कर रहा हूं मैं आपको, एक एक को फोन कर रहा हूं, तो वो फोन करना क्या मास मीडिया कहलाएगा आप लोगों का? नहीं, वो मास मीडिया नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। बल्कि रेडियो और टेलीविजन जो है ये मास मीडिया है। टेलीफोन पे तो ठीक है, वो आप लोगों का बिहार के अंदर में एक गाना बड़ा फेमस था, कितने लोगों ने देखा है? हेलो कौन, हम बोल रहे वाला, ठीक है, सुना है क्या आप लोगों ने वो गाना? कितने लोगों ने सुना है वो गाना, हम बोल रहे वाला? ठीक है, वो बस वो पूरा गाना भर में वही है, ठीक है, मैक्सिमम लाइन हम बोल रहे वाला, ठीक है। चलिए, तो ये मास मीडिया नहीं है आप लोगों का, वो 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए सीख है, मेरे बाबू ने थाना था वगैरह वो, या फिर और नानी क्या हाल है वो वाला, ठीक है। तो ये टेलीविजन और रेडियो मास मीडिया के एग्जांपल है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। केवल 45% लोगों ने आंसर दिया है, लेकिन सही, जबकि कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सब जो है आप लोगों के मास मीडिया कहलाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ये कंट्री, वर्ल्ड लेवल तक भी आप लोग पहुंच सकते हो। जैसे अभी मान लो कि युगांडा में बैठकर अगर किसी को इंडिया की सीटेट के लिए पढ़ाई करनी है, या DSSB के लिए, या बिहार के लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो वो कर सकता है यहाँ से बैठे बैठे, वर्ल्ड लेवल पर भी पहुंच सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, टेलीविजन हमें ब्लैंक के सदस्य के रूप में सोचने के लिए बनाता है। कैसे, कौन से सदस्य बनाता है हम लोगों को? तो टेलीविजन जो है हम लोगों को ग्लोबल जो है फ्रेंड्स सदस्य, या ग्लोबल वर्ल्ड, या वैश्विक रूप से जो है यहाँ पर में एक सदस्य रूप में जो है बनाता है यहाँ पर में, ग्लोबल लेवल के ऊपर में जो टेलीविजन जो है आप लोगों का, ठीक है। तो बताइए किस तरीके से सोचने के लिए बनाता है हम लोगों को? आंसर क्या होगा आप लोगों का?
ठीक है। तो ग्लोबल वर्ल्ड के एक सदस्य के रूप में, पूरा दुनिया के सदस्य के रूप में हमको सोचने के लिए बना था कि क्योंकि हम कहीं पे भी देख सकते हो, आप लोग कई सारे लोग हैं जिन लोगों ने जो है बड़े हुए होंगे जैपनीज कार्टून देख देख के, शिनचैन, डोरेमोन, ये सब देख के बड़े हुए होंगे। ठीक है। कुछ लोग जो है यूएसए के कार्टून देखकर बड़े हुए होंगे, रिची रिच या फिर आपका टॉम एंड जेरी। कुछ लोग ऐसे होंगे, क्योंकि टॉम एंड जेरी तो चलो यार आपका डीडी नेशनल पे भी आता था एक समय में 5 बजे। हाँ, उस समय में डीडी, आज से करीब जो है 20 साल पहले, ठीक है, 18-20 साल पहले। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का आप काफ़ी सारे आप कंटेंट तो कोरियन शोज देखते हैं काफ़ी सारे लोग आजकल। तो ये सब जो है आप लोगों का ग्लोबल वर्ल्ड आपका सदस्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में हमारे खबर लहरिया क्या है? खबर लहरिया जल्दी से बताइए कि खबर लहरिया क्या है आप लोगों का? खबर लहरिया क्या है ये बताएंगे सभी लोग। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में खबर लहरिया की, तो खबर लहरिया जो है आप लोगों का एक न्यूज़पेपर है जो कि एक यूपी के एक जिले से निकलता है। तो वो भी बताना है आप लोगों ने कि यूपी का कौन सा वाला जिला है जहां से ये निकलता है, वो भी बता देंगे आप सभी लोग। चलिए, आंसर आप लोगों के आ गए फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर है ये आपका। और आंसर जो है ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से निकलता है। सभी लोग लिखेंगे, जल्दी जल्दी से लिखो एक बार, जल्दी से। ठीक है, यहां पर मैं लिखा हुआ है, जल्दी से सभी लोग लिखेंगे। ओके, खबर लहरिया। तो खबर लहरिया जो है फ्रेंड्स, ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का, वहां से निकलता है। हर जो है फोर्टनाइटली, मतलब कि उत्तर प्रदेश के अंदर में हर 15 दिन के अंदर में कुछ महिलाएं हैं वो इस अखबार को निकालती है। इस अखबार में महिलाओं के, दलितों के मुद्दों को, भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का मीडिया है आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञापन का उदाहरण नहीं है? सामाजिक विज्ञापन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञापन का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसे विज्ञापन जो समाज के लिए निकाले गए हो, ना कि अपने लिए। तो समाज के लिए जो विज्ञापन निकाले जाते हैं, जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर में एडवर्टाइजमेंट, समाज के लिए है। अपनी खुद की लड़की को थोड़ी पढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाल रहा है कोई, समाज के लिए निकाल रहे हैं। अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई को रोकने के लिए, समाज के लिए जरूरी है वो, किसी एक के लिए थोड़ी जरूरी रहेगा वो अकेले। फेयरनेस क्रीम, फेयर एंड लवली, ठीक है, फेयर एंड हैंडसम। अब वो क्या समाज के लिए क्या यहाँ पर में कि समाज यार हमारे यहाँ पर में, हमारे समाज में सारे लोग गोरे गोरे रहेंगे, फिर हम भी गोरे बन जाएंगे, फिर हम भी बोलेंगे हम भी अंग्रेज है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने तो फिर कभी हम पर कब्जा किया ही नहीं क्योंकि हम भी अंग्रेज है, ऐसा थोड़ी होता। ठीक है, तो ये आप लोगों का सामाजिक विज्ञापन नहीं है फ्रेंड्स। समाज के लिए जो विज्ञापन निकाले जाते हैं, समाज की भलाई के लिए, सेव वाटर वो जाता है, सेव एनर्जी, ये सब आप लोगों के क्या है, सामाजिक विज्ञापन के एग्जांपल है। लेकिन ये फेयरनेस क्रीम वाला सामाजिक विज्ञापन का एग्जांपल नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये वाले पॉइंट्स, तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो सामाजिक विज्ञापन कौन निकाल सकता है? कोई सरकार निकाल सकती है, राज्य सरकार या जो गवर्नमेंट है वो निकाल सकती है, या फिर निजी एजेंसी। निजी एजेंसी मतलब कि कई बार आपने देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, ये सब भी निकालते हैं अखबार विज्ञापन वगैरह, जिसमें वो लोगों से आह्वान करते हैं कि वोट देने के लिए जाओ, या फिर वो एनर्जी बचाओ वगैरह वगैरह एडवर्टाइजमेंट निकालती है ना आपके निजी एजेंसीज भी। तो निजी लोग भी जो है, जो प्राइवेट एजेंसीज है वो भी निकाल सकती है। ऐसा नहीं कि केवल सरकार निकालेंगी विज्ञापन, हो सकता है आप दे दो, आपको ये लगे कि यार नहीं, ठीक है, लड़कियों को जो है पढ़ाना चाहिए, तो आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, अरे बाप, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, मान लो अर्पिता जी, और आपने जो है पैसा कमाने के बाद में पैसा आपके पास में बहुत सारा आ गया, अब आप चाहते हो कि और बाकी की लड़कियां भी पढ़े, तो इस वजह से आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट दी कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ। आप सरकार तो हो नहीं आप, ठीक है, फिर भी आप पढ़ा रहे हो, बच्चे को एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, तो निजी एजेंसियां भी दे सकती है, निजी व्यक्ति भी दे सकता है उसको। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञापन किसके द्वारा निकाला जा सकता है ये बताइए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। सामाजिक विज्ञापन किसके किसके द्वारा निकाला जा सकता है, बता देंगे जल्दी जल्दी से सभी लोग। रजनीगंधा, रजनीगंधा, चलो ठीक है, आप भी बता दो रजनीगंधा जी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं हाँ जी, चमेली बाई जो है हमारी बच गई। तो सामाजिक विज्ञापन जो है वो राज्य के द्वारा भी निकाला जा सकता है और प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा, दोनों के द्वारा इसको निकाला जा सकता है। और ये छोटे छोटे से क्यों आए भाई यहाँ पर में, तुमको क्यों डर लग रहा है, शर्मा रहे हो तुम यहाँ पर में? ठीक है, बोथ 1 and 2, तो दोनों के दोनों आंसर है आप लोगों के, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो आंसर इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं 15 में से 15 किसके सही हुए जल्दी से बता देंगे मुझे, और जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे। 1200 के करीब हम लोग यहाँ पर में पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, 750 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी से लाइक का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे, और हम लोगों ने आज 1500 बच्चे क्रॉस करने हैं। आप सभी की जिम्मेदारी है, अगर पूरे 50 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ तो सामाजिक विज्ञापन राज्य और निजी एजेंसी दोनों के द्वारा निकाला जा सकता है। अब बताइए इनमें से कौन सा वाला पॉइंट सही है। एडवर्टाइजमेंट टारगेट्स आवर पर्सनल इमोशंस। एडवर्टाइजमेंट जो है वो पर्सनल इमोशंस के ऊपर में टारगेट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो है वो रियलिटी बताते हैं पीपल्स के लाइफ की, जो हमारे अराउंड में है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आप लोग एक चीज तो आपको पता ही है कि एडवर्टाइजमेंट क्या करती है। एडवर्टाइजमेंट जो है फ्रेंड्स हमेशा आप लोगों के पर्सनल जो चीज़ें उसके ऊपर में अटैक करती है, पर्सनल इमोशन के ऊपर में। वो बोलती है कि लड़कियों को फेयर एंड लवली दिखाते वहां पर में कि जिसने फेयर एंड लवली लगाया उसकी जॉब लग गई और वो जो है बहुत आगे बढ़ गई, कामयाब हो गई। ये क्या कर रहे हैं ये, मतलब कि जो जो फेयर नहीं है उन लोगों को आप क्या कर रहे हो, इमोशन उनके उनके इमोशन के साथ में खेल रहे हो। मतलब कि जो जो सिर्फ फेयर एंड लवली लगाएगा वही कामयाब होगा, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है फ्रेंड्स कि एडवर्टाइजमेंट हमेशा पर्सनल इमोशंस पे असर करते हैं। लेकिन क्या ये जैसे बताया कि फेयर एंड लवली लगाओ और जॉब लग जाएंगी करके, तो फिर मतलब जितने भी लड़के लोग हैं बेरोजगार लड़कों को उनको भी दिलाओ फेयर एंड लवली लगवाओ, उनकी भी जॉब लगेंगी। ठीक है, तो ये रियलिटी शो नहीं करते। ऐसा नहीं है कि फेयर एंड लवली लगाने से आप लोगों की जो है वो जॉब लग जाएंगी। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो टारगेट करते हैं इमोशंस के ऊपर में, लेकिन ये हमारी सच्चाई नहीं दिखाते कि हमारे आसपास की सच्चाई जो है। ठीक है, अब वो मान लो कि माधुरी दीक्षित जो है वो मैगी खाने वाली ऐड कर रही है, लेकिन कभी खुद नहीं खाती होंगी, वो उसको पता है कि यहाँ पर मैं उससे खराब हो जाएगा करके सिस्टम। तो रियलिटी नहीं दिखाते यहाँ पर में। तो आंसर केवल ओनली वन इज करेक्ट। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। यहाँ पर मैं आप देखिए पर्सनल इमोशंस को टारगेट किया जाता है कि सलमान खान बन जाओगे करके। लेकिन क्या फायदा भाई सलमान खान की शादी तो हो नहीं रही है। हाउ एडवर्टाइजर्स ट्राई टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट फ्रॉम, और केसेस भी चल रहे भाई, केस चल रहे इनके ऊपर में, जेल जाएंगे, जेल में रहकर आए हैं। क्या फायदा फिर ये सब चीज होगा तुम्हारे। विज्ञापन दाता अपने उत्पाद को अन्य सामान खरीद उत्पादों में कैसे अलग करने का प्रयास करते हैं। जो विज्ञापन दाता होते हैं, जो विज्ञापन देते हैं, वो कैसे बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अलग है। जैसे आप लोग कहते हो ना मेरी वाली अलग है करके, वो हर कोई यही कहता है मेरी वाली अलग है करके। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के दिनों में तो यही कहता है, कम से कम तो यही कहता है यार। ठीक है, स्टार्टिंग वाले समय के अंदर में मेरी वाली अलग है करके। तो क्या होता है, वो क्लेम करता है कि भाई इसमें कुछ स्पेशल है। वैसे ही हर एडवर्टाइजर जो है वो बोलता है कि हमारा वाला फेयरनेस क्रीम अलग है, या हमारी वाली मैगी अच्छी है, हमारा वाला जो है बिस्किट अच्छा है, हमारा वाला टूथपेस्ट अच्छा है। ठीक है, भावेश सर यहाँ से बता रहे हैं कि उनका टूथपेस्ट अच्छा है, उनके टूथपेस्ट में नमक है, किसी के टूथपेस्ट में हल्दी मिर्ची इलायची पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं लोग, बिरयानी बना रहे टूथपेस्ट बना। चलिए, तो यहाँ पर में स्पेशल वैल्यूज है करके इस वजह से वो लोग अपने एडवर्टाइजमेंट को अलग करते हैं यहाँ पर में। ठीक है, चलिए तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्पेशल वैल्यू है हमारे चीज में, इस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। तो एडवर्टाइजर्स हमेशा क्लेम करते हैं कि हमारा वाला अलग है, मतलब जैसे आप लोग करते हो वैसी वाली। लोकतंत्र में मीडिया को क्या करना चाहिए, लोकतंत्र में मीडिया को कैसे रहना चाहिए, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए। लोकतंत्र में मीडिया को कैसे रहना चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करते चलेंगे, ताकि ऐसी ही एनर्जी हम लोग यहाँ पर में बना के रख सके। सभी के सभी लोग एकदम फास्ट एक साथ तुरंत जो है मुझे इस क्वेश्चन के खत्म होते होते यहाँ पर में 1000 के ऊपर लाइक चाहिए, ताकि आप लोगों को पूरी टीम मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए काम कर सके। जो भैया पोल दे रहे हैं हमारे आफ्ताब भैया, वो मोटिवेट हो सके। जो पीछे से हमारे यहाँ पर में सबा मैम, शिबा मैम, तहरीन मैम, भा मैम, जो आप लोगों के लिए बना रहे, जो भावेश सर आपके लिए यहाँ पर में उन्होंने पोल जो आपके लिए डेटा निकाला है, वो सब लोग मोटिवेट हो सके आप लोगों के लिए, आप लोगों के जी। तो लोकतंत्र में मीडिया जो है, लोकतंत्र में मीडिया को क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, लोग जो है यहाँ पर में अनबायस्ड होना चाहिए और सारे साइड्स को कवर करना चाहिए मीडिया ने। ये वाली बात यहाँ पर में कही गई है कि लोकतंत्र में मीडिया हमेशा अनबायस्ड रहे और सभी के मुद्दों को उठाए यहाँ पर में। ठीक है, चलिए उसके बाद में जो है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में अगर हम लोग आगे बढ़े, तो लोकतंत्र में मीडिया को पक्षपाती नहीं होना चाहिए, ये वाली बात कही गई है। मीडिया ब्लैंक प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्या प्रदान करता है मीडिया, मीडिया जो है क्या आपको क्या करना है, क्या काम क्या है मीडिया का, मेन काम क्या है मीडिया का। चलिए, थैंक यू पीयू जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फ्रेंड्स, आप सब लोगों के इतने प्यार के लिए थैंक यू वेरी मच।
देखिए अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स मीडिया की, तो मीडिया न्यूज दिखाता है और डिस्कशन करता है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उन सारी चीजों के ऊपर में डिस्कशन करता है। मेन काम इसका ये है, महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। तो 1 और 2 आंसर होना चाहिए। लेकिन आजकल मीडिया जो है वो एंटरटेनमेंट का साधन बन गया, आप लोगों का विज्ञापन का साधन बन चुका है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए आप लोगों का, कि मीडिया का मेन काम क्या है? मीडिया का मेन काम है न्यूज दिखाना, ठीक है, आप लोगों का, और डिस्कशन करना। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मीडिया किस चीज के अंदर में? मीडिया आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए आंसर आप लोगों का होगा यहाँ पर में, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 और 2, तो इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट रोल निभाता है न्यूज में और डिस्कशन करने में, ताकि दुनिया की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। मीडिया स्वतंत्र नहीं है आज तक का, आजकल का, आज तक का नहीं भाई, ठीक है, वो तो चैनल का ही नाम हो जा रहा है डायरेक्ट। आजकल मीडिया स्वतंत्र है क्या? तुम बताओ, बताओ मीडिया स्वतंत्र है क्या? आजकल नहीं है। क्यों नहीं है मीडिया स्वतंत्र? भाई सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको, कि बड़े बड़े जो बिजनेस हाउस है ना, उनके हाथ में है। अंबानी, अडानी, चंद्रा, पता नहीं और कौन कौन है, उन लोगों ने जो है मीडिया हाउसेस को खरीद रखा है। उन लोगों के इशारे के ऊपर में चलता है यहाँ पर में मीडिया, उनके पैसे लगे हुए हैं, तो वो उन्हीं की बारे में दिखाता है। उनके स्कैम या उनकी चीजें नहीं दिखाएगा कभी भी मीडिया। तो मीडिया आज, और ये एनसीईआरटी की लाइन है फ्रेंड्स आप लोगों की, ठीक है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। मीडिया, और ये एनसीईआर, ये सीटेट में आ चुका क्वेश्चन है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि मीडिया में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन लोग हैं, उन लोगों का कंट्रोल आ चुका है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों का। ठीक है, चलिए, थैंक यू अंकिता कुमारी जी, पूरी टीपी टीम को थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे अब देखिए यहाँ पर में ये लाइन दी गई है कि रीजन फॉर मीडिया नॉट बीइंग इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल जो है अब मीडिया का बढ़ चुका है, उसके ऊपर में बिजनेस हाउसेस का कंट्रोल बढ़ चुका है। तो मेन कारण है बिजनेस हाउसेस का कंट्रोल में होना। न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? न्यायपालिका जी, तो न्यायपालिका के बारे में कौन सी वाली बात सही है? ये जो है सिटीजन्स के बीच में ही केवल मसलों को सुलझाता है, सरकारों के बीच में नहीं। अरे भाई देखो, अगर मान लो कि दो सरकारें लड़ पड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र गवर्नमेंट और कर्नाटक गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो रहा है किसी चीज को लेकर, तो कहाँ जाएंगे? कोर्ट ही जाएंगे ना, वो लोग कोर्ट में जाएंगे। तो गवर्नमेंट के बीच में भी मुद्दे को सुलझा सकती है कोर्ट। अगर दो सरकारों के बीच में लड़ाई हो गई तो भी कोर्ट में जाया जा सकता है। ऑन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एवरी सिटीजन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, फंडामेंटल राइट के वायलेशन में आप लोग जो है सिटीजन जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जुडिशरी कैन नॉट स्ट्राइक डाउन लॉज पास बाय पार्लियामेंट। जुडिशरी जो है वो जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया उसको रद्द नहीं कर सकती। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पार्लियामेंट ने भी खराब कानून बनाया है, गलत कानून बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ये अधिकार है, कोर्ट के पास में ये अधिकार है कि उस कानून पर रोक लगा दे, उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर दे, उसको जो है रद्द कर दे। तो अगर संसद ने गलत कानून बनाया है तो जो न्यायपालिका है उसको प्रभावित कर सकती है, उसको खत्म भी कर सकती है, रद्द कर सकती है। तो ये वाला जो है कैन नॉट बोलकर उसने जो है गलत कर दिया, कर सकती है ये बोलना चाहिए था, तो केवल दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में देखिए न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मार्क माय वर्ड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर में। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है ये बताना है आप लोगों ने। ओके, जुडिशियल रिव्यू का मतलब टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास बाय द पार्लियामेंट इफ इट बिलीव्स दैट देयर इज अ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू रिव्यू द केस ऑफ एबॉलिशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन। देखिए, न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया है, पार्लियामेंट ने, और बाद में पता चलता है कि जो संविधान की आधारशिला है या आधारभूत ढांचा है संविधान का, उसके खिलाफ वो कानून बना है, तो जो न्यायपालिका है उसको रद्द कर सकती है। न्यायपालिका बोलेंगे कि भाई ये तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, हमारी जो कोर भावना है उसके खिलाफ जाके तुमने कानून बना दिया है, तो इसको रद्द करो। ठीक है, तो रद्द करना, किसी कानून को जो है वो रद्द कर देना, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा है या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, तो फ्रेंड्स जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब कि भाई संविधान की अंतिम इंटरप्रिटर या जो है यहाँ पर में व्याख्याकार कौन है? न्यायपालिका है। तो अगर संसद ने कोई भी खराब कानून बनाया है, मूल ढांचे का उल्लंघन किया है, तो उस कानून को रद्द किया जा सकता है। चलिए, शीर्ष स्तर पर कितनी अदालतों की संख्या, ये देखना चाहूंगा मैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? सभी लोग बताते जाएंगे जल्दी जल्दी से। शीर्ष स्तर पर कितनी अदालतें हैं? सबसे ऊपर वाले लेवल पे भाई, सबसे ऊपर वाली लेवल के ऊपर में ना केवल एक ही अदालत है। नीचे में आप लोगों की जो है बहुत सारी निचली अदालतें होती है, फिर आप लोगों की हाई कोर्ट्स होती है बहुत सारी अलग अलग राज्यों में। आज के दौर में 25 हाई कोर्ट्स है टोटल हमारे
ठीक है। और उसके बाद में केवल एक सुप्रीम कोर्ट है आप लोगों की, सुप्रीम कोर्ट केवल एक ही है दिल्ली में, ठीक है। तो केवल जो है एक सुप्रीम कोर्ट है शीर्ष लेवल के ऊपर में, सबसे ऊपरी लेवल पे। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो अपेक्स लेवल पे, सबसे ऊपर लेवल पे केवल एक ही अदालत है, ठीक है, एक अदालत। 3 लेवल होते हैं हमारे देश में। निचली अदालतें हर जिले में अदालतें होती है, हर अलग अलग राज्यों में या कुछ राज्यों को मिलाकर जो है आपके हाई कोर्ट से, टोटल 25 हाई कोर्ट से अभी आप लोगों के। और यहां पर मैं याद रखना है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ही है, सबसे ऊपर वाले लेवल पे एक ही कोर्ट है आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर में न्यायपालिका के बारे में, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में क्या गलत है? कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। कोर्ट जो है वो सरकार के अंदर में नहीं होती और सरकार के लिए काम नहीं करती। ये तो बात बिल्कुल सही है, आपसे गलत वाला पूछा है कि कोर्ट जो है वो सरकार के अधीन नहीं होती। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन इंटरफेयर विद जुडिशरी। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप कर सकती है। अगर न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करेंगी तो न्यायपालिका काम कैसे करेंगी फिर? क्या आपको लगता है कि जो विधायिका मतलब संसद और कार्यपालिका मतलब मोदी सरकार और जो भी सरकार है हमारे देश के अंदर में जो कानूनों को लागू करती है, वो न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करेंगी तो फिर न्यायपालिका निष्पक्ष होकर फैसले कैसे सुनाएंगी? तो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये गलत है आप लोगों का, ठीक है, तो नहीं कर सकती। तो गलत वाला पूछा है तो बी इज द करेक्ट आंसर। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, ठीक है, वो सरकार के इंटरफेरेंस के बिना जो है उनकी नियुक्ति होती है, ताकि सरकार के दबाव में वो काम ना करे, सरकार के लिए काम ना कर रहे। जजेस को हटाना बहुत मुश्किल काम है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ताकि वो लोग बिना डरे अपना काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फीचर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें तो ये सारी की सारी चीजें दी गई है कि भाई सरकार के हस्तक्षेप के बिना ही काम करना पड़ेगा जुडिशरी को, तभी वो सही फैसले दे पाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सहाधिकार उच्च न्यायालय या फिर 2 या अधिक राज्यों वाला उच्च न्यायालय जो है उसका उदाहरण है? नहीं है, ठीक है, मतलब वो अकेला न्यायालय है, उसके अंदर में मतलब कोई भी दूसरा वाला हाई कोर्ट नहीं है आप लोगों का, ठीक है, उदाहरण नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, अब यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है, मैं आपको यहां पर मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट करना चाहूंगा ऑप्शन के अंदर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आप लोगों का है ओनली ए। ऑप्शन नंबर 2 जो है आप लोगों का वो रहेगा ओनली, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा आप लोगों का ओनली, ठीक है, सी एंड डी। और आप लोगों का एक ऑप्शन रहेगा यहां पर में चौथा वाला, ठीक है, ओनली सी, ओनली सी। बताइए कौन सा वाला जो है यहां पर में आप लोगों का नहीं है, जो है उसका उदाहरण नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में आंसर जो है चंडीगढ़ जो उच्च न्यायालय है ये किस किस के लिए काम करता है? पंजाब राज्य के लिए है, पंजाब प्लस हरियाणा और चंडीगढ़ खुद चंडीगढ़ के लिए भी करता है, चंडीगढ़ के लिए भी करता है ये काम। तो ये इतने सारे इसके लिए करता है। गुवाहाटी जो है फ्रेंड्स आसाम के लिए, आसाम के लिए, मेघालय के लिए, ठीक है, नागालैंड के लिए, तो अलग अलग राज्यों के लिए गुवाहाटी भी काम करता है, एक से ज्यादा राज्यों के लिए काम करता है। हैदराबाद और मध्य प्रदेश अकेले अकेले काम करते हैं। मैं आपको यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश और हैदराबाद जो है फ्रेंड्स पहले जो है वो जो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना दोनों के लिए काम करता था, बट अब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट अलग बन चुका है। आंध्र प्रदेश जो है ना, यहाँ पर में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हो चुकी है अभी यहाँ पर में अलग से। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हो चुकी है, इसी वजह से अब हैदराबाद हाई कोर्ट आप लोगों का केवल तेलंगाना के लिए काम करेगा। तेलंगाना, हैदराबाद के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए अलग जो है आपका आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हो गई है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर में ओनली सी एंड डी, ठीक है। 2 यहाँ पर में ऑप्शन है, मध्य प्रदेश अकेला मध्य प्रदेश के लिए काम करता है, ठीक है, हैदराबाद अकेले तेलंगाना के लिए काम करता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना हो चुकी है अब, अदरवाइज पहले हैदराबाद हाईकोर्ट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के लिए काम करता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना फ्रेंड्स आप लोगों ने कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और हैदराबाद हाईकोर्ट ये दोनों एक एक ही राज्य को कैटर करते हैं। बाकी चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को, और गुवाहाटी हाईकोर्ट तो बहुत सारे राज्यों को कवर करता है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यहां पर में दीवानी कानून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इट डील्स विथ एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्तियों के अधिकारों के लिए किसी भी नुकसान या चोट के दौरान जो है यहाँ पर में ये जो है दीवानी कानून जो है वो काम करते हैं। यह पुलिस के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के साथ शुरू होता है और जांच करता है, इसके बाद अदालत में मामला दायर किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 2 प्रकार के मामले होते हैं आप लोगों के। एक होता है आप लोगों का सिविल मामला, दीवानी कानून आप लोगों का होता है,
ठीक है, और एक होता है फौजदारी मामला आप लोगों के, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर में देखिए, सिविल जो मामले होते हैं आप लोगों के, दीवानी मामले, सिविल मामले, ये ऐसे मामले होते हैं जिनके ऊपर में, जिनमें कोई भी एफआईआर वगैरह नहीं होती। मान लो तलाक लेना है किसको ना, जो है राजू और नेहा का तलाक हो रहा है, अब दोनों को तलाक लेना है, अब इसमें थोड़ी ना एफआईआर कराएंगे वो, ठीक है भाई, तलाक लेना नहीं जम रही उन लोगों की, खत्म कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर में, तो भाई तलाक लेना है तो उसमें थोड़ी ना वो लोग करेंगे। तो ऐसे जो मामले होते हैं जिसमें कोई गुनाह नहीं हुआ है, बस वो, जैसे प्रॉपर्टी का मामला है यहाँ पर में कि भाई किसने बेचा, दोनों पक्ष बोल रहे हैं मेरी बात सही है, वो बोल रहा मेरी बात सही है, वैसे मामले जो होते हैं वो सिविल मामले होते हैं। बच्चे की कस्टडी चाहिए तो वो दीवानी मामला सिविल लॉ के अंदर में आता है आप लोगों का। तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग, सिविल मामलों के अंदर में एफआईआर नहीं होती, फौजदारी मामलों के अंदर में, क्रिमिनल मामलों के अंदर में जो है आप लोगों की जो है आपकी एफआईआर होती है क्रिमिनल मामलों के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है, क्रिमिनल मामलों के अंदर में होती है। क्रिमिनल मामलों के अंदर में ही फ्रेंड्स आप लोगों का जो है एफआईआर दर्ज की जाती है, कोर्ट में केस किया जाता है। इसमें केवल जो है आप लोगों का, मान लो कोई अधिकार है, कोई समझौता है, ठीक है, व्यक्ति के अधिकारों के लिए कोई नुकसान पहुंचा है, या कोई एक दूसरे से जो है एक दूसरे से कोई जो है मुआवजे की मांग करनी है, तो उसको लेकर जो है सिविल कोर्ट में जाया जा सकता है। तो आंसर जो है एक ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये जो है फ्रेंड्स, कोई हार्म या इंजरी होती है किसी के इंडिविजुअल राइट्स को, परचेज गुड्स, डाइवोर्स का मामला, रेंट एग्रीमेंट का मामला है, ठीक है, बच्चों की कस्टडी है, इन सारी चीजों को लेकर आप लोग सिविल कोर्ट में डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो। इसमें जो है डायरेक्टली कोर्ट में जाया जा सकता है, कोई एफआईआर वगैरह नहीं होती, ठीक है। अगर मान लो कि कोई मकान मालिक है, वो अपने किराएदार से फ्लैट खाली करवाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसने रेंट नहीं भरा, उसके पास पैसे नहीं, उसके पास जॉब नहीं है, तो कोर्ट जा सकता है कि भाई मैं नहीं कर सकता यार, इनको नहीं दे सकता, इनको खाली करवा दो करके, ठीक है। वही क्रिमिनल केस के अंदर में क्या होता है, मान लो आपने जो है दहेज मांगा, तो दहेज मांगना जो है क्रिमिनल ऑफेंस है। किसी का मर्डर कर दिया आपने, लड़की को दहेज के लिए सताया आप लोगों ने, या फिर आपने चोरी की, किसी के साथ छेड़छाड़ की, तो ये सब आप लोगों की क्रिमिनल मामले, फौजदारी मामले। इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है दायर की जाती है, ठीक है, एफआईआर दर्ज की जाती है, फिर आप पुलिस जांच करती है, और फिर कोर्ट में वो अपनी जो है चार्जशीट दाखिल करेंगी। अगर आप गिल्टी पाए जाते हो तो आपको जेल की रोटी भी खानी पड़ेगी, ठीक है। चलो, 1980 के दशक में, ठीक है, लोगों का न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तंत्र तैयार किया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिल सके। बताइए कौन सा वाला तंत्र तैयार किया था, कौन सा तंत्र है जिसको तैयार किया गया था, जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग। चलिए, मनीषा त्रिपाठी बोल रहे हैं, लाइक करते रहिए सभी लोग दोस्तों। तो चलो सभी लोग लाइक कर दो, मनीषा जी बोल रहे हैं तो। नाउ अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो 1980 के दशक में PIL वाला कंसेप्ट आया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, जनहित याचिका। इसके अंतर्गत ये हुआ था कि मान लो कि अगर आप खुद जो है खुद नहीं जा सकते कोर्ट में, मान लो कोई बंधुआ मजदूर है, उनको मजदूरी करवाई जा रही है, वो बेचारे मजदूर है, कैसे जाएंगे, तो उनके बिहाफ पर आप कोर्ट में जा सकते हो कि भाई उन लोगों को बचाओ, उन लोगों को जो है उनकी रक्षा करो। तो किसी और के बिहाफ में आप केस डाल सकते हो, उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। या फिर समाज में व्यापक स्तर पर कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल सकते हो कि समाज को बचाना है, हमें बहुत सारे लोगों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि बिहार में क्या हुआ था, कई सारे ऐसे कैदी थे जिनकी सजा पूरी हो चुकी थी, किसी को 5 साल की सजा मिली, किसी को 3 साल की मिली, किसी को 6 साल की मिली, उनको छोड़ा नहीं गया था, उनको वैसे के वैसे ही रखा गया जेल में। तो अब क्या करें, तो फ्रेंड्स उस केस के अंदर में कई सारे लोगों ने PIL डाली और फिर उनको रिहा करवाया गया। कई आदिवासी लोग रहते जिनको समझता नहीं, अगर उनके खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है तो आप जाके PIL डाल सकते हो। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, पब्लिक PIL का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आप लोगों से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। नाउ एक बड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों का, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जो है यहां पर मैं आप लोगों का अनुच्छेद 22 जो है आप लोगों का, वो क्या बोलता है, वो ये कहता है आप लोगों का कि भाई अगर, ठीक है, कौन सा वाला कथन गलत है, तो यहां पर मैं, अगर कोई व्यक्ति है उसको आप अरेस्ट कर रहे हो, मान लो कि कल जाके पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आ गई, ठीक है, तो अरेस्ट करने के लिए आ गई, तो उस समय में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, मतलब आर्टिकल नंबर 22 आप लोगों से ये कहता है, आपसे गलत वाला पूछा ना, तो ये तो सही है कि भाई गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार है आपके पास में, राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग द अरेस्ट इन द कस्टडी। मारपीट नहीं कर सकती पुलिस आपके साथ में, ये भी बिल्कुल सही है, 22 बोलता है कि मारपीट नहीं कर सकती। कन्फेशन मेड इन पब्लिक कस्टडी कैन बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। मान लो पुलिस ने आपको कस्टडी में ले लिया,
आपको बहुत मारा, बहुत मारा, ठीक है, और बोला कि चलो अपना जुर्म कबूल करो कि नथुराम गोडसे, गांधी जी की हत्या तुमने ही की थी, नथुराम गोडसे ने नहीं की थी, फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, या अकबर की हत्या तुमने ही की थी करके आपने एक्सेप्ट कर लिया वहां पर, हाँ मैंने ही किया है करके, जितने भी कांड हुए पूरे दुनिया भर के अंदर में वो मैंने ही किए करके सब पे हस्ताक्षर कर दिया आपने, तो क्या उसको माना जाएगा कोर्ट में? नहीं माना जाएगा, क्योंकि पुलिस तो आपसे मारपीट करके कुछ भी उगलवा सकती है ना, कुछ भी बोल सकती है, कोई भी आप नहीं किया करके ये चीज, है ना। तो पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जब भी पुलिस आपको मारे, अगर मान लो, ठीक है, अनीता जी, पीयू जी, चंदन झा जी, ओमकार, कंचन, आयशा, लक्ष्मी, ठीक है, मीनू, सिमरन, जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, अगर पुलिस आपको लेके जाए उठा के और मारतोड़ करे आपके साथ में और बोले कि गुनाह कबूल कर लो, कर लेना उनके सामने, मार क्यों खाना जबरदस्ती, कर लेना गुनाह। जब कोर्ट के सामने लेके जाए तो बोल देना कि इन्होंने मारा था मेरे को, ठीक है, इस वजह से मैंने किया, बोल देना, जज आपकी बात सुनेगा। वो पुलिस के सामने जो दिया गया बयान है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो ये वाला जो है फ्रेंड्स पॉइंट गलत है, सी वाला गलत है आपका। केवल 38% लोगों ने आंसर किया था, बट मुझे उम्मीद है आगे जाकर सही आंसर आप लोग जो है करोगे यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। डी के बासु गाइडलाइंस के अनुसार, ठीक है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के मित्र या रिश्तेदार को जिले से बाहर होने पर क्या करना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए जो व्यक्ति है उसके मित्र या रिश्तेदार जिले में है ही नहीं, तो क्या उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता? भाई करेंगे ना, बिल्कुल, अरेस्ट करने के बाद में उनको जानकारी भेजेंगे। प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय पुलिस विद इन 8 to 12 आवर्स आफ्टर अरेस्ट। मतलब गिरफ्तार करने के बाद में उसके रिश्तेदारों को इत्तला कर दो भाई कि तुम्हारे सपूत को उठा लिया है हम लोगों ने, जो भी गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद में आपसे कहा है कि डज नॉट रिक्वायर टू इन्फॉर्म, मतलब कोई जरूरत क्या है, क्या जरूरत है इन्फॉर्म करने की, कर लिया, अभी अरेस्ट कर लिया तो कर लिया। प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय पुलिस विद इन 1 वीक और आफ्टर अरेस्ट। अरे 1 हफ्ते के अंदर में तो पुलिस उसको मार तोड़ के पता नहीं जीप पलट जाएंगी या भूकंप आ जाएगा या धरती निगल जाएगी, 1 हफ्ते के बाद करेंगे तो भैया 8 से 12 घंटे के अंदर उसको जानकारी देना जरूरी है। तो मान लो, ठीक है, जितने भी लोग अरेस्ट हुए थे, अभी जितने भी लोग अरेस्ट हुए थे, अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया तो आपके घर वालों को 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर में इत्तला करना या इन्फॉर्म करना जरूरी है, ठीक है, कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है करके, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो शुभ चिंतकों को जब कोई दोस्त या रिश्तेदार जिले के बाहर रहता है तो गिरफ्तारी का स्थान और हिरासत का समय, ठीक है, आपको 8 से 12 घंटे के भीतर पुलिस को सूचित कर देना चाहिए उस व्यक्ति को। सार्वजनिक अभियोक्ता की भूमिका क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का जो सरकारी वकील होता है ना, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स लाइक शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग जी। समर, शानवी जी, बिल्कुल हो जाएगा, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अच्छे से करते रहिए पढ़ाई उसमें। बताओ, तो सार्वजनिक अभियोक्ता की भूमिका क्या है? ही रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, वह राज्य के हितों की प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल, राज्य मतलब कि पूरे जो है समाज के हितों की प्रतिनिधित्व करता है वो। ही हैज नो रोल इन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। हिज रोल बिगिंस बिफोर पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। पर ये बात, एक बात बताओ, कोर्ट में केस कब जाता है? जब पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करती है। जब पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करेंगी, ठीक है, तभी जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या वकील वगैरह का काम आएगा। जब तक कोर्ट में केस गया ही नहीं तब तक वकील और सरकारी वकील का तो कोई रोल ही नहीं है उसमें। तो उसका रोल बिफोर नहीं, आफ्टर होता है। सभी लोग एक बार अपने मन में दोहराएंगे जल्दी सभी। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील का जो काम होता है वो आफ्टर स्टार्ट होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट के। जब कोर्ट में केस चला गया उसके बाद में उसका रोल स्टार्ट होता है। हाँ, उसका इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल नहीं है, पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन, और उसकी राज्य की मतलब कि पूरे जो समाज है उसकी रक्षा करने का उसका अधिकार है, उसका कर्तव्य है। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सरकारी वकील है, सरकार की बात को कोर्ट के सामने रखता है, ठीक है। तो राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है सार्वजनिक अभियोक्ता या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, राज्य का वकील। इसका काम पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन में इसका कोई रोल काल नहीं है। और कंडक्ट प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, जितने भी स्टेट के बिहाफ में सबूत रखने, बात रखनी है, वो रखता है। ये ऑफिसर होता है कोर्ट का और इसको इम्पार्शियल और होना चाहिए, और जितने भी सबूत है वो कोर्ट के सामने रखना चाहिए उसने, ठीक है, जो भी उसके पास में है। मतलब कि उसने बिना भेदभाव के निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए।
ठीक है, ऐसा नहीं कि बस किसी ने मर्डर कर, मुख्यमंत्री के छोटे भाई के बड़े लड़के ने मर्डर कर दिया, सरकारी वकील जो उसको बचाने के पीछे लगा है, ऐसा नहीं करना चाहिए सरकारी वकील ने। वो सरकारी वकील है लेकिन मुख्यमंत्री का पर्सनल वकील नहीं है वो। अगर मान लो कि मुख्यमंत्री के बड़े भाई के छोटे लड़के ने या छोटे भाई के बड़े लड़के किसी ने भी रिश्तेदार ने कर दिया और बोले कि मैं उसकी बचाऊंगा करके, ऐसा नहीं कर सकता वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, अदालत का अधिकारी के रूप में उसको मान्यता प्राप्त है कि वो अदालत का अधिकारी है, और अदालत के सामने जो भी उसके पास में कोई जानकारी है तो अदालत को उसको आके बताना है उस चीज को। नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोग देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन आपका, फिक्सिंग पीपल इनटू वन इमेज, इसको क्या कहा जाता है? अगर सारे के सारे लोगों को एक ही छवि में बांध दिया गया है, उसको क्या कहते हैं? नकारात्मक रूप से देखना दूसरे लोगों को कि भाई ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, किसी खास पर्टिकुलर धर्म के लोगों को या जाति के लोगों को देखना कि ये तो नीचे दर्जे के ही है, तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, ट्रीटिंग सम वन लेस फेयरली देन अदर्स, मतलब किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना, ठीक है, मतलब भेदभाव करना किसी के साथ में। शुद्धता और अशुद्धता को मानना, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्रैक्टिसिंग प्यूरिटी एंड पोल्यूशन, कि भाई कुछ लोग प्योर होते हैं, ब्राह्मण प्योर होते हैं, ठीक है, जो नीचे दर्जे के शूद्र है वो अशुद्ध होते हैं, तो ये अनटचेबिलिटी वाली बात हो गई ना, ये पूरी की पूरी तो आपकी अनटचेबिलिटी वाली बात। तो डी की जोड़ी 2 के साथ लगेंगी, तो डी की जोड़ी 2 के साथ में केवल एक ही जगह पे लगी आपकी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, खत्म। आंसर देख लिया कुछ लोगों ने यहां पर में, ठीक है, नीचे में, लेकिन कोई बात नहीं। तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड डी की जोड़ी 2 के साथ में लगने वाली है, आंसर हो गया आपका। इसके अलावा जो है अगर किसी को आप जो है किसी के साथ भेदभाव, वो तो बात ही खत्म हो गई, भेदभाव वाली बात, किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित व्यवहार करना। आपकी 2 पत्नियां हैं, ठीक है, आप जो है बड़ी वाली पत्नी को जो है झुमके दिला रहे हो, सब कुछ दिला रहे हो, आप उसको जो है ज्वेलरीज दिला रहे हो, बेचारी छोटी पत्नी, ठीक है, उसको कुछ दिला ही नहीं रहे आप, तो वो तो भेदभाव हो गया ना उसके साथ में, ठीक है। तो ये किसी के साथ में ज्यादा करना, किसी के साथ में कम जो है कम देना किसी को, ये भेदभाव कहलाता है आपका। किसी जाति के साथ ज्यादा अच्छा रहना, किसी के साथ कम रहना, ये भेदभाव है। किसी को निगेटिवली आंकना, ठीक है, कि ये तो ऐसा है वैसा नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है आप लोगों का? ठीक है, निगेटिव मानना किसी को, तो किसी को निगेटिवली अगर आप देखते हो तो वो होता है प्रिजुडाइज, पूर्वाग्रह। मान लो कि कोई जो ऐसे अफ्रीकन लोग हैं, अफ्रीकन लोग तो उनके पास तो दिमाग ही नहीं होता, फॉर एग्जांपल ऐसा आप सोच रहे हो, तो आपने क्या किया, ये पूर्वाग्रह है आपका, पूर्वाग्रह, प्रिजुडाइज उसको कहा जाता है, पूर्वाग्रह। और किसी की छवि, एक छवि में बांध देना, कि जैसे लड़कियां जो है वो तो घर का ही काम कर सकती है, उसको स्टीरियोटाइप कहा जाता है। किसी व्यक्ति को एक खास इमेज में, किसी ग्रुप को एक इमेज में बांध देना, ठीक है, वो स्टीरियोटाइप या रूढ़िबद्ध धारणा कहलाता है। अरे बड़ी छोटी नहीं सर, फर्स्ट एंड सेकंड, चलो ठीक है, ठीक है, बड़ी छोटी नहीं, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, आई करेक्ट माय वर्ड्स, ठीक है, लड़कियों को ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज का, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। किसी को एक खास छवि में बांध देना, स्टीरियोटाइप। लड़कियों वाला एग्जांपल याद रख सकते हो आप लोग यहाँ पर में, जैसे अभी यहाँ पर में मैंने आप लोगों के साथ में स्टीरियोटाइपिंग किया एक, कि लड़कियों को पता होगा ये वाली बात, क्यों लड़कों को क्यों नहीं पता होगा? ठीक है, लड़कों को भी तो पता हो सकता है ये बात, ठीक है, ओके। जजिंग अदर पीपल निगेटिवली, किसी को निगेटिवली आंकना, वो प्रिजुडाइज कहलाता है आप लोगों का, ठीक है। ट्रीटिंग समवन लेस फेयरली देन अदर्स, किसी के साथ में भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों का। और शुद्धता, अशुद्धता को मानना, ठीक है, ये वो आपका अनटचेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में 32वें नंबर का क्वेश्चन, पूर्वाग्रह के बारे में कौन सा वाला सही है? पूर्वाग्रह के बारे में, इट मीन्स टू जज अदर पीपल निगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी को नकारात्मकता रूप से देखना या उन्हें कम आंकना या नीचे दिखाना। लोग जो है वो रिलीजियस बिलीफ और कलर के आधार पर जो है लोगों को नीचा देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि किसी को निगेटिवली देखना ये प्रिजुडाइज कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अफ्रीका के जो काले लोग हैं उनके पास में दिमाग ही नहीं होता, जो लोग गोरे होते हैं वही अच्छे होते हैं, तो ये सब क्या, ये प्रिजुडाइज है आप लोगों का, पूर्वाग्रह है। हमेशा पूर्वाग्रह जो है क्या होता है फ्रेंड्स आपका, ये निगेटिवली बात करता है, निगेटिव दिखाता है यहाँ पर में लोगों को, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। तो दोनों के दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर में क्या है आप लोगों के सही है, बोथ, ठीक है, आर करेक्ट। आई होप अब आपको पूर्वाग्रह के बारे में समझ में आ गया होगा कि पूर्वाग्रह क्या होता है आपका, ठीक है। चलिए, अधिराज चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर में, अधिराज अद्रिजा चौधरी जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। दलितों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दलित टर्म के लिए, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों का, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका?
एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये पॉइंट। लाइक एंड शेयर भी करते रहे फ्रेंड्स सभी लोग। जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फ्रेंड्स, दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। दलित एक ऐसा शब्द है जिसे तथाकथित निम्न जातियों के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए उपयोग करते हैं, खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। द गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल्ड ट्राइब। उन जो है सरकार उनके लिए शेड्यूल्ड ट्राइब का इस्तेमाल करती है। दलित का मतलब होता है जो टूटा हुआ हो, दलित का अर्थ ही है टूटे हुए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन डायरेक्टली। बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। देखिए दलित जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों को मैं एक जो डायरेक्टली दिखाना चाहूंगा यहाँ पर मैं एनसीईआरटी की लाइन कि एक टर्म है जो लोअर कास्ट के लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो दलित है, ठीक है। दलित, दबे कुचले, पिछड़े, इस तरीके से शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो दलित उन अनटचेबल लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर में फ्रेंड्स उन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है खुद को संबोधित करने के लिए। दलित शब्द का मतलब ही होता है टूटा हुआ, जिनको तोड़ा गया है, जो टूटे हुए हैं। सरकार इनके लिए शेड्यूल कास्ट का इस्तेमाल करती है, एससी का, ना कि एसटी का। शेड्यूल ट्राइब तो आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर में केवल जो है फ्रेंड 30% लोगों ने आंसर किया है। 30% भी नहीं, यहाँ पर में तो बहुत कम लोगों ने, 18% लोगों ने ही सही आंसर किया है। देखो दलित जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द का। गवर्नमेंट उनको शेड्यूल ट्राइब नहीं, क्या कहती है आप लोग बताएंगे आंसर करके जल्दी से। ओके, दलित का मतलब जो है फ्रेंड्स होता है टूटा हुआ, ये बिल्कुल सही है। तो जहां जहां दो है काटो 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 काटो, सी इज द आंसर, ठीक है। ऐसे आप लोग कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे आपको बताना है बी आर आम्बेडकर के बारे में कौन सा वाला कथन सही है। सभी लोग, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर के बारे में कौन सा वाला कथन सही है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट जिन्होंने अपने कॉलेज एजुकेशन को पूरा किया और इंग्लैंड गए लॉयर बनने के लिए। अपने बाद के जीवन में वो जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहा जाता है। बताइए क्या आपका पॉइंट सही होगा। तो देखिए डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जो है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो वो जैनिज्म में कन्वर्ट नहीं हुए थे। कौन से धर्म में कन्वर्ट हुए थे जल्दी से बताएंगे सभी लोग। कौन से धर्म में कन्वर्ट हुए थे वो। बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे, ये याद रखेंगे आप लोग। बौद्ध धर्म को अपना दिया था उन्होंने, ठीक है। बौद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया था उन्होंने। तो ये दूसरा वाला गलत है। दो है काटो, दो है काटो, दो है काटो, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, खत्म, ठीक है। तो वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे। महार जाति से। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, महार जाति से बिलोंग करते थे और इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो 1 और 3 आर करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 65% लोगों ने सही आंसर दिया है। बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है फ्रेंड्स आप लोगों का कि डॉक्टर बी आर आम्बेडकर का जो है जीवन काल 1891 से लेकर 1956 तक था। ये भी याद रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 1891 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था, ठीक है। मध्य भारत के अंदर में जो सेंट्रल प्रोविंसेस कहा जाता था पहले उसको, मऊ में। टेम्पल एंट्री मूवमेंट उन्होंने चलाया था। नाउ फ्रेंड्स, समानता के लिए प्रयास करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ढंग सुमिलित है। दलित लोगों के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया, ठीक है। महिलाओं के लिए कि भाई उनको पुरुषों के समान माना जाए, और जो किसान लोग हैं उनको साहूकारों से मुक्ति मिलनी चाहिए। बताओ, अरे ये सारे के सारे सही है ना आप लोगों के, कि दलित लोगों के लिए टेम्पल एंट्री मूवमेंट की मंदिरों में उनके लिए प्रवेश दिया जाए। महिलाओं के लिए आंदोलन चलाया गया कि उनको पुरुषों के समान माना जाए। किसानों ने आंदोलन चलाया कि साहूकारों से या मनी लेंडर से उनको मुक्ति मिले, ठीक है। तो तीनों के तीनों सही है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंपल है ना। गर्ल्स आर इमोशनल, सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। बताना है कौन सा वाला रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। भावुक, मृदुभाषी और कोमल होती है। हंसना नहीं है आप लोगों ने पहले वाले पॉइंट के ऊपर में, कोई भी लोग, ठीक है। कोई हंसेगा नहीं पहला पॉइंट पढ़ के, कोई नहीं हंसेगा, ठीक है। गर्ल्स आर इमोशनल, सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। भावुक, मृदुभाषी और कोमल होती है। ये क्या रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। बॉयज आर राउडी एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बॉयज जो है वो राउडी और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा बोल रहा है यहाँ पर मैं वो। बॉयज एंड गर्ल्स आर गुड इन मैथ्स। बॉयज और लड़के लड़कियां दोनों गणित में अच्छे होते हैं। बताना है कौन सा वाला रूढ़िबद्ध धारणा का एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। जल्दी जल्दी से बता देंगे सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं आंसर करेंगे सभी के सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रूढ़िबद्ध धारणा का एग्जाम्पल ये है कि भाई गर्ल्स जो है वो मृदुभाषी होती है। भाई लड़के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सारी लड़कियां जो है वो इमोशनली होंगी, भावुक होंगी,
कोमल होंगी, ठीक है, ये आईएएस नहीं बना सकते, आईपीएस नहीं बना सकते, पुलिस नहीं बना सकते उनको, ये तो बात गलत है ना। तो ये आपको रूढ़िबद्ध धारणा का एग्जांपल है। बॉयज जो है हमेशा राउडी फिजिकल ही रहेंगे, यहाँ पर में स्ट्रांग रहेंगे। हो सकता है कोई यहाँ पर में लुल्लू पुच्चू, वो बेचारा डर के रहता हो यहाँ पर में, ठीक है, मम्मी के पीछे जाके तो छुप जाता हो यहाँ पर में, मम्मी मारेंगे मारेंगे करके। कोई लड़की ऐसा उसको डांट दे तो जाके रोने लगे पीछे में जाकर, ऐसा भी हो सकता है, लड़के लोग भी होते हैं यार बेचारे, ठीक है। तो ये है आपका रूढ़िबद्ध धारणा का एग्जांपल। बाकी बॉयज एंड गर्ल्स मैथ्स में अच्छे होते हैं, इसमें क्या रूढ़िबद्ध धारणा है भाई, दोनों अच्छे होते हैं, इसमें दोनों को समान ही माना गया है। तो ए और बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब होता क्या है? पहली बात तो रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब होता है कि किसी को जो है आप किसी खास छवि में बांध देना। बॉयज को आपने फिजिकली स्ट्रांग की छवि में बांध दिया, गर्ल्स को इमोशनल की छवि में बांध दिया आपने। पीपल लुकिंग एट ईच अदर इक्वली, प्रुजुडाइज का मतलब क्या होता है? लोग एक दूसरे को समानता से देख रहे हैं, ठीक है, समान रूप से देख रहे हैं, तो कहा वो फिर तो वो इक्वलिटी हो गई ना। पीपल जजिंग अदर पीपल निगेटिवली, पीपल रिस्पेक्टिंग ईच अदर, द फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी एंड इन्फेरियरिटी। देखिए फ्रेंड, जो लोग अपन जो है निगेटिवली देखते हैं, ठीक है, दूसरे लोगों को, वो प्रिजुडाइज करते हैं। प्रिजुडाइज का मतलब ही होता है कि दूसरे लोगों को निगेटिवली देखना, ठीक है, निगेटिवली देखना। और इसी वजह से कुछ लोगों में सुपेरियरिटी की भावना होती है, तभी तो वो निगेटिवली देखते हैं। आप लोग जैसे कोई किसी एक खास धर्म विशेष को जो है हो सकता है कम माने और किसी धर्म विशेष को ज्यादा बड़ा माने, तो इन्फेरियरिटी और सुपेरियरिटी की फीलिंग आ गई, श्रेष्ठता और हीनता की भावना। ये प्रिजुडाइज है, पूर्वाग्रह है, ये हमारे भारत के अंदर में फैला हुआ है ये अच्छी खासी मात्रा में, पूर्वाग्रह। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स निगेटिव देखना, किसी को सामने वाले को निगेटिव देखना कि ये कम है हमसे, तो ये दोनों ही पॉइंट्स जो है फ्रेंड्स आपका प्रिजुडाइज से जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों का बी और डी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना परसेंट लोगों ने आंसर किया है यहाँ पर में अगर हम देखें तो 37% लोगों ने सही आंसर किया था। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, बी और डी सही है। पीपल जजिंग अदर पीपल निगेटिवली, द फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी, ये आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में आपके 38 नंबर का क्वेश्चन, जब हम व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं तो हम रूढ़िबद्ध धारणा का निर्माण करते हैं। मतलब किसी एक छवि में बांध दिया, नीचे दिया गया एक विकल्प इस छवि को तोड़ता है, मतलब उस छवि के अगेंस्ट में बात करता है, मतलब वो स्टीरियोटाइप के अगेंस्ट में जाता है, जो स्टीरियोटाइप फैला हुआ है ना उसके अपोजिट में है। तो सही विकल्प को पहचानिए। बॉयज आर राउडी एंड नॉटी, भाई ये कहा तोड़ रहा है, ये तो रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा दे रहा है। बॉयज आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मस्क्यूलर, ये भी रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा दे रहा है। बॉयज आर गुड एट स्पोर्ट्स, ठीक है। बॉयज आर सेंसिटिव एंड केयरिंग, भाई बॉयज आर सेंसिटिव एंड केयरिंग होते हैं बेचारे लड़के लोग, भावुक भी होते हैं, ध्यान रखने वाले भी होते हैं, ठीक है। कहा गया मेरा भाई, ठीक है, सारे इतने सारे मेरे भाई लोग आ जाओ, सारे के सारे लड़के लोग भी जल्दी जल्दी से दबे कुचले, मतलब देखो कमेंट्स तक नहीं करते बेचारे लड़के। आपको पता है सबसे कम कमेंट्स अगर दिखेंगे तो लड़कों के दिखते हैं। बेचारे सेंसिटिव होते, केयरिंग होते, डरे डरे से सहमे सहमे से होते कमेंट्स के अंदर में बैठे हुए। उनको बोलना पड़ता है कि आ जाओ भाई, तुम टेंशन मत लो, है तुम्हारी बहनें तुम्हारी रक्षा करेंगी यहाँ पर में, आ जाओ, तब जाके निकल कर सामने आते हैं वो लोग। तो फ्रेंड्स ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ता है कि हमेशा बॉयज मस्क्यूलर ही हो, भाई कोई सेंसिटिव भी हो सकते हैं बेचारे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे जहां भी कर सकते हो। और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और भी ऐसे ही सेशंस लेता रहूं तो आप लोग मुझे बता देंगे। बाकी अभी हम लोग पेड कोर्स के अंदर में फ्रेंड ज्योग्राफी का भी लेने ही वाले हैं, नेक्स्ट हमारी टेस्ट ज्योग्राफी की होने वाली है, तो जो भी लोग कोर्स में जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ भी सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है? पीपल इन रूरल एरियाज आर प्राइमरीली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, गांव के लोग मुख्य तौर पर खेती करते हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित, पूर्वाग्रह का मतलब होता है निगेटिव रूप से देखना, ठीक है। गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते, ठीक है। कटाई का मौसम गांव के लोगों के लिए सबसे व्यस्त समय होता है। गांव के लोग ज्यादातर संयुक्त परिवारों में रहते हैं। भाई गांव के लोग अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, गांव के लोग हो सकता है यहाँ पर मैं आई टॉक इन इंग्लिश, आई वॉक इन इंग्लिश, आई ड्रिंक इंग्लिश, मतलब नॉट ड्रिंक इंग्लिश दैट टाइप का इंग्लिश, ठीक है, मतलब इंग्लिश में पीता है वो, ड्रिंक कर रहा है वो, पानी पी रहा है, ठीक है। आई ईट इंग्लिश, ओके। तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स कि लोग जो है गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते, ये आपका पूर्वाग्रह है, प्रिजुडाइस है आप लोगों का ये, ठीक है। मतलब आप गांव के लोगों को जो है यहाँ पर मैं ये देख रहे हो, मतलब आपके आबा मैम पूजा मैम वो गांव में रहते, तो मतलब वो क्या है, वो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते भाई, फराटेदार बोलते वो लोग अंग्रेजी, उनको आती है अच्छे से, ठीक है। हाँ वो बात अलग है कि उन लोगों को ही समझ में आती कभी कभी वो वाली, लेकिन बोलते तो है। क्रिएशन ऑफ ब्लैंक प्रिवेंट अस फ्रॉम आइडेंटिफाइंग स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स, मतलब अगर हम लोग जो है इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, उस चीज से रहेंगे, ग्रसित रहेंगे, तो हमें
उस व्यक्ति की विशिष्ट दक्षताओं और विशेषताओं की पहचान करने से वो रोक देता है। साथ ही साथ ये व्यक्ति में विभिन्न विशेषताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। मतलब हम एक व्यक्ति को अलग नहीं देख पाते। हम सोचते कि अगर लड़की है तो खाना ही बनाएंगी, लड़की है तो टीचर ही बनेंगी, ठीक है, इंजीनियर नहीं बन सकती, ठीक है, पायलट नहीं बन सकती। तो स्टीरियोटाइप क्या करता है आपका, स्टीरियोटाइप रूढ़िबद्ध धारणा से बांध देता है पूरे के पूरे ग्रुप को। जैसे लड़कियों को बांध दिया, हम उनमें विशेष नहीं देख सकते कि कोई लड़की एकदम डेयरिंग बाज है एकदम, ठीक है, अगर उसको जो है बना दे तो लेडी सिंघम टाइप का बन के निकलेंगी वो। तो आप उसकी विशेष दक्षता को नहीं पहचान रहे क्योंकि आपने रूढ़िबद्ध धारणा बना ली है कि लड़की है तो ऐसी ही होंगी, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर जो है कास्ट का है तो ऐसा ही होगा, ठीक है। मतलब अच्छा बुरी की बात नहीं कर रहा मैं, एक इससे बांध लिया आपने, ठीक है, इसको। तो ये स्टीरियोटाइपिंग हो गई आप लोगों की, स्टीरियोटाइपिंग। सर यूपीएसआई की तैयारी करवाओगे प्लीज या कोर्स शुरू करोगे? जी बिल्कुल करेंगे साक्षी डाका जी, बहुत ही जल्दी। और आप देखोगे कि यूपी की जितनी भी एग्जाम्स है आप लोगों की उसके लिए और बिहार के एग्जाम्स के लिए भी आप लोगों को जो है कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे, धमाकेदार वाले। नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता की ओर संकेत करता है? विविधता, बहुत सारे जो है विविध लोग हैं, विविधता की ओर संकेत करता है। जल्दी बताइए आप सभी लोग, विविधता की ओर संकेत करता है। 1326 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 1500 लाइक का टारगेट था हमारा, तो कम से कम लाइक्स कर देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। आर्यन कुशवाहा जी, कौन से स्टेट की बात कर रहे हो आप? क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग समय में आता है। 50 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बचे आप लोगों के, जल्दी जल्दी से सभी लोग शेयर करते रहेंगे, लाइक भी कर देंगे, शेयर भी करते रहेंगे। यहाँ पर में पीटेट की तैयारी करवा दीजिए सर प्लीज। गुरदीप जी बिल्कुल, आप एक बार वो नंबर पे कॉल कर लीजिए, वहाँ पर में बिल्कुल करेंगे हम। दंगल का एग्जांपल सही है सर, बिल्कुल। दंगल जो है वो लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात करता है कुश्ती में। पीपल बिलोंगिंग टू सेम कास्ट बट लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस, ये विविधता का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैरी पीपल फ्रॉम देयर ओन कास्ट, मैरी पीपल फ्रॉम देयर ओन कास्ट, पीपल बिलोंगिंग टू सेम कास्ट बट लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस, मैरी पीपल फ्रॉम देयर ओन कास्ट। अरे जब खुद की ही कास्ट में शादी करेंगे तो विविधता कहाँ से आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाली बात जो है फ्रेंड्स, जो विविधता को रोक देती है, ये वाला आपका स्टेटमेंट पहला वाला गलत है, ठीक है। खुद की ही कास्ट में शादी करो, मतलब यहाँ पर मैं एनसीईआरटी क्या बोल रहा है आप लोगों को, भाई अंतर जाति विवाह करो करके। पप्पा आप लोगों के, ठीक है, पप्पा को पढ़ाओ एनसीईआरटी, पप्पा लोग एनसीईआरटी पढ़ो। स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम लोकेलिटी बट बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट स्टडिंग इन एट स्कूल, मतलब अलग अलग लोकेलिटी के लोग हैं लेकिन एक ही जो है डिफरेंट कास्ट के हैं लेकिन एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये विविधता है। कोई जो है अलग जाति का होगा, कोई अलग जाति का होगा, अलग अलग एरिया से आ रहे हैं और एक स्कूल में आके बैठ रहे हैं, तो भाई ये विविधता को बढ़ावा दे रहा है आपका, तो विविधता को बढ़ावा दे रहा है, सही बात है। पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन फेट एंड लिविंग इन वन लोकेलिटी, ये विविधता को बढ़ावा नहीं दे रहा, ये तो विविधता को रोक रहा है उल्टा। तो ए और सी आंसर नहीं होना चाहिए, ए नहीं है, ए नहीं है, ए आंसर हो गया आपका, डी खत्म हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। फूड मटेरियल्स एंड क्लॉथ्स कैटरिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज अवेलेबल इन शॉपिंग लोकेलिटी, मतलब भाई बाजार में जाओगे अलग अलग प्रकार की चीजें, अलग अलग धर्म से रिलेटेड चीजें आप लोगों को वहां देखने के लिए मिल जा रही है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की ओर संकेत करता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियों, तिपहियों और बसों को चलाने के प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं प्रोत्साहित करना, ये किस चीज को आप लोगों की स्वीकारता को करता है आप लोगों का, ये चीज आपकी, ठीक है। महिलाओं को जो है आप लोगों ने क्या करना है, इंकरेज करना है कि भाई महिलाएं भी टैक्सिया, तिपहिया और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करें, वो भी बस टैक्सिया वगैरह चलाए, ठीक है। फॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप कंटेनिंग ओनली वुमेन एंड फ्रॉम अ फ्यू कम्युनिटी, क्यों महिलाएं, क्यों भाई पुरुष को क्यों नहीं करोगे तुम सेल्फ हेल्प ग्रुप में? हम भी आएंगे, हम भी जो है बढ़िया से वो सिलाई कढ़ाई का काम करेंगे, हो सकता है कोई लड़का हो यहाँ पर में जिसको अच्छा लगता हो यहाँ पर, ठीक है ना। आतिक मोहम्मद हो सकता है उसको अच्छा लगता हो यहाँ पर में करना, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को लग सकता है, प्रदीप हो सकता है बहुत अच्छा जो है यहाँ पर में फ्लावर पॉट बनाता हो, तो क्यों केवल लड़कियां रहेंगी? वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन? गलत। अलाउिंग पीपल फ्रॉम अ फ्यू कम्युनिटीज टू बाय लैंड, मतलब सिर्फ कुछ ही कम्युनिटीज को देना, तो बी और डी आंसर, सी और बी नहीं हो सकते, बी है काटो, सी है काटो, बी है काटो, ठीक है, सी बी है उसमें, तो आंसर डी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। रिजर्विंग अ पार्क टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स फॉर दोज रिसाइडिंग इन सराउंडिंग एरियाज, आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए त्यौहार मनाने के लिए एक पार्क आरक्षित करना, ठीक है। तो त्यौहार मनाने के लिए जो है फ्रेंड्स पार्क को आरक्षित करना, मतलब अलग अलग लोग हैं यहाँ पर में, तो त्यौहार मनाएंगे तो वो डाइवर्सिटी को ही बढ़ावा देगा ना, कि भाई बहुत सारे त्यौहार होते हैं, क्योंकि एक समुदाय के लिए त्यौहार की बात नहीं की है उसने अलग अलग समुदाय मतलब त्यौहार मनाने की बात की, और त्यौहार तो अलग अलग लोगों के होते हैं ना।
तो आप जब रख दोगे सार्वजनिक तो सारे ही धर्म के लोग वहां त्योहार मना सकेंगे फिर। तो ए और डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में यथेष्ट मतलब कि बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। भारत में बहुत सारी सामाजिक और जो है फ्रेंड्स सांस्कृतिक विविधता है, बिल्कुल सही बात है। कथन नंबर 2, विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेरित करती है। डाइवर्सिटी नेसेसरीली लीड टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये बात गलत है। नेसेसरीली ये शब्द जो है ना आपका, ये बोलता है कि अगर विविधता रहेंगी तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। क्या हमारे भारत में इक्वल अपॉर्चुनिटी है? हमारे भारत में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी है? नहीं है। ठीक है, तो हमेशा डाइवर्सिटी मतलब इक्वलिटी नहीं होता है कि इक्वलिटी आ जाएगी। डाइवर्सिटी में कहीं हो सकता है कुछ लोगों को नीचे दर्जे का रखे, कुछ लोगों को ऊंचे दर्जे का रखे आप लोग, तो ये भी हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है गलत है, ये वाला सही है आप लोगों का। तो आंसर होगा आपका ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैं बोथ ए एंड बी आर ट्रू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। केसर सागा, तो केसर सागा जो है फ्रेंड्स ये आपका तिब्बत का ग्रंथ है। कहाँ का है? तिब्बत का है। लेकिन गाया कहाँ पर में भी जाता है? लद्दाख में। लद्दाख में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही, या बौद्ध और मुस्लिम दोनों ही इसको गाते हैं। बौद्ध लोग और मुस्लिम लोग दोनों गाते हैं। ठीक है, केसर सागा को। केसर सागा तिब्बत का राजकीय ग्रंथ है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर का। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि वाले लोगों ने हिस्सा लिया और देश को स्वतंत्रता दिलाई। ठीक है, इसके ऊपर में जो है फ्रेंड्स यहाँ आप लोगों को पता ही है कि एक शेर था आपका राहत इंदौरी साहब का। ठीक है, हिंदुस्तान के बारे में, सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, वो वाली बात यहाँ पर में एनसीईआरटी में कही गई है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि वाले लोगों ने हिस्सा लिया और देश को स्वतंत्रता दिलवाई। भारतीय विविधता हमेशा इसकी ताकत रही है। हमेशा जो है विविधता हमारे देश के अंदर में ताकत रही है। विविधता में एकता हम लोगों ने जो है वो अनुभव किया है हमेशा। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, एंड बी इज द रीजन फॉर ए। हमारे को आज़ादी क्यों मिली? क्योंकि हमारे यहाँ पर में सांस्कृतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि वाले लोगों ने हिस्सा लिया, विविधता थी हमारे देश के अंदर में। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज द रीजन फॉर ए। सब लोग क्यों हिस्सा ले पाए? क्योंकि हमारे भारत में भारतीय विविधता ही हमारी ताकत है। हमने हमारी कमजोरी को ताकत बना ली। हमारी विविधता थी बट वो हमारी ताकत बन गई, और इसी वजह से सबने एक साथ मिलकर जब लड़ाई लड़ी, हमारी ताकत बनी हुई थी वो, और हमने लड़ाई लड़ी और हम लोग जो है आज़ादी को प्राप्त हुए। ठीक है, आज़ाद हो पाए हम लोग, हमने आज़ादी प्राप्त की। तो इंडिया की डाइवर्सिटी हमेशा जो है फ्रेंड्स हमारी स्ट्रेंथ के रूप में काम की है। चलिए लास्ट 5 क्वेश्चन बचे, जल्दी से सभी लोग। ठीक है, जस्ट यहां पर में 120 लाइक्स बचे, जल्दी से 1500 क्रॉस करने, सभी लोग एक साथ जल्दी जल्दी से कर देंगे फ्रेंड्स, और जल्दी से ठीक है आंसर कर दीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। आंसर, लाइफ नियर द सी रीजन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन माउंटेन रीजन। समुद्र के समीप क्षेत्र जीवन पर्वतीय क्षेत्र के जीवन से बहुत भिन्न होता है। लोग अपने जीवन को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में क्या बोला गया आप लोगों को कि आप लोगों का जो लाइफ है वो समुद्र के पास वाले एरिया के अंदर में क्या होती है, समुद्र के पास वाले एरिया के अंदर में अलग होती है और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर में अलग होती है। बिल्कुल सही बात है आप लोगों की। ठीक है, अलग अलग तरीके की लाइफ होती है। क्यों लाइफ अलग अलग होती है? लाइफ अलग होती है बोल रहा है यहाँ पर में, मौसम अलग होता है या फिर आप लोगों का जो है पर्यावरण अलग होता है, वो नहीं कहा। उसने कहा है जीवन अलग होता है। ठीक है, जीवन अलग होता है। क्यों जीवन अलग होता है? क्योंकि लोग अपने आप को ढाल लेते हैं भौगोलिक परिस्थिति में। अगर पर्वत समुद्र के पास रह रहे तो उसके अनुसार ढाल लेंगे, पर्वत के क्षेत्र पे रह रहे तो उसके अनुसार जीवन को ढाल लेंगे। लोग अपने आप को ढाल लेते हैं उस अनुसार, तभी तो वहां पर में पर्वत के पास वाला जीवन लोगों का अलग है, अलग तरीके से जीते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में अलग तरीके से जीते हैं लोग। तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समुद्र और पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन अलग अलग क्यों है, और यही चीज जो है फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बुक में भी दी है, जो आप लोगों को बुक प्रोवाइड की है। ठीक है, आपकी सीटेट के लिए सोशल स्टडीज की। ठीक है, तो वो आप लोग उसके अंदर में देखोगे। ठीक है, कि अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं वो आप लोगों को दिए गए। तो वो आप बुक जो है फ्रेंड्स जरूर उसको कर सकते हो आप लोग, आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। आप लोगों के स्पेशल डिमांड पर उसको बनाया गया है और बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस उसके अंदर में आपको मिल जाएंगे।
तो दोनों के दोनों सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग कौन से कारक विविधता में योगदान नहीं करते? विविधता, धर्म, जाति व्यवस्था, भाषा, भेदभाव। भेदभाव कैसे विविधता में योगदान करेगा आप लोगों का? ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए इसके अनुसार जो है आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कास्ट सिस्टम रहेगा यहां पर मैं आप लोगों का, कि भेदभाव में कौन सा कारक विविधता में योगदान नहीं करता? क्या अलग अलग कास्ट होनी चाहिए क्या आप लोगों की? आप कास्ट सिस्टम मानते हो, अलग अलग धर्म हो सकते हैं लेकिन कास्ट नहीं होनी चाहिए कि कास्ट कुछ ऊंची जाति कुछ नीची जाति, ये विविधता नहीं है आप लोगों की। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो कास्ट सिस्टम विविधता में योगदान नहीं देता। हमारी एनसीईआरटी, हमारा संविधान कास्ट को जो है वो जो है डीमोटिवेट करता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, कास्ट सिस्टम को। तो जाति व्यवस्था, अलग अलग जातियां है, इसका ये मतलब नहीं है कि डाइवर्सिटी है। हाँ, धर्म जो है वो फ्रेंड्स एक फैक्टर हो सकता है कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन धर्म के अंदर में जाति व्यवस्था होना और किसी को ऊपर दर्जे का मानना किसी को नीचे दर्जे का मानना, ये भेदभाव है एक प्रकार का। ठीक है, तो ये दोनों जो है आप लोगों के डाइवर्सिटी में योगदान नहीं करते। डाइवर्सिटी अच्छी चीज है, डाइवर्सिटी होना चाहिए, लेकिन ये जाति के आधार पर और भेदभाव वाली डाइवर्सिटी नहीं चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कास्ट सिस्टम जो है वो डाइवर्सिटी का कारण नहीं हो सकता, डाइवर्सिटी में पूरक नहीं हो सकता। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नहीं तो आप बोलोगे कि सर अलग अलग जाति है, ये भी तो एक प्रकार की डाइवर्सिटी। नहीं, हमारे संविधान के अनुसार आंसर करना है। संविधान में डाइवर्सिटी का कोई जगह नहीं है और इसी वजह से एनसीईआरटी ने भी कास्ट सिस्टम को डाइवर्सिटी में नहीं माना है। बुक जो है रोशनी जायसवाल जी आपका जो है बहुत जल्दी जो है आप लोगों को यहाँ पर में जो है वो डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग ऐप के ऊपर में जाकर उसको देख सकते हो। लद्दाख जो है फ्रेंड्स, उसके बारे में कौन सा वाला कथन सही है? लद्दाख एक डेजर्ट है, ठीक है, माउंटेन्स के अंदर में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर में। ठीक है, तो अब आज के अनुसार आपको आंसर करना है, अभी पर्टिकुलर अब के अनुसार आंसर करेंगे आप लोग आज की, क्योंकि आपको पता ही है कि जो है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है आप लोगों का जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो चुके हैं। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है लद्दाख। जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग के पहाड़ों में एक रेगिस्तान है। ठीक है, द शीप इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। ये पश्मीना वूल प्रोड्यूस करती है। बुद्धिस्ट रीच तिब्बत वाया लद्दाख। ठीक है, अब आप एक पर्टिकुलर चीज को देखिए यहाँ पर में ये नहीं कहा गया आप लोगों का कि जो है लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट है। यहां पर मैं ये कहा गया है कि लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में आता है। मतलब यहां पर में जम्मू कश्मीर है और उसके ईस्ट में आप लोगों का लद्दाख है, ईस्ट में। तो ये बिल्कुल सही होगा इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि भाषा के आधार पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां सिर्फ इतना कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग में, ठीक है, एक रेगिस्तान है लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के ईस्ट में, जम्मू कश्मीर का भाग है ये नहीं बोला उसने कहीं पे भी। पश्मीना शॉल यहाँ पर में बनती है लद्दाख के अंदर में। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। बुद्धिज्म यहाँ पर में फैला है, तिब्बत मतलब बुद्धिज्म जो है तिब्बत जो गया है वो लद्दाख की मदद से ही गया है आपका। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों का वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 आर दी करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर आपका। तो जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग, मतलब जम्मू कश्मीर से ईस्टर्न भाग के अंदर में आप जाओगे तो लद्दाख नाम का एक रेगिस्तान आप लोगों को मिलेगा। केरल के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल्दी बताइए आप सभी लोग। 441 लाइक्स भी हो चुके हैं हमारे। जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग जी। देखिए यहां पर मैं जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा एक चीज यहां पर में हम लोगों को करना है। ठीक है, पीपल कीप्स, यहां पर में जो है लोग शीप और गोट रखते हैं, और गोट्स जो होती है ना, ठीक है, उससे जो है आप लोगों का पश्मीना शॉल बनता है। तो एक पर्टिकुलर चीज यहां पर में करनी पड़ेगी हम लोगों को कि भाई शीप से नहीं गोट से बनती है, बकरियों से बनती है ये। तो ये आप लोगों का एक चीज आपको याद रखनी है। सेकंड वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पर में 1 and 3 आंसर होगा यहाँ पर में आपका। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 1 and 3। ठीक है, 1 and 3 होगा, उसको लगा लेंगे आप लोग, करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 39 वाला नहीं जेपीजी, 49 वाला करेक्ट। अब देखिए ऐसा करना चाहिए आपने। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका सेकंड वाला ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला गलत है इसके अंदर में, क्योंकि वो गोट नहीं, शिप नहीं, गोट होना चाहिए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपके केरल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केरल के लिए 39 वाले का जो आप कह रहे हो, 39 वाले का जो है वो बी ही उसका आंसर है। पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का ही एग्जाम्पल है वो 39 वाला।
बताइए इसका आंसर क्या होगा? केरल के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में केरल में, केरल इज अ स्टेट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, साउथ वेस्ट के अंदर में यहाँ पर में है केरल, साउथ और वेस्ट में, साउथ वेस्ट वाले साइड में। ठीक है, ज्यूइश एंड चाइनीज ट्रेडर्स फर्स्ट कम हियर। ज्यूइश लोग आए थे क्या यहाँ पर में, कि अरब लोग आए थे? अरब ट्रेवलर्स आए थे यहाँ पर में। ठीक है, तो ये वाला सही है, तो 1 होना ही चाहिए। जहां 1 नहीं है उसको काट दो आप लोग। ठीक है, 1 नहीं है। फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज याद रखनी है यहाँ पर में, कि केरल के अंदर में आप लोगों को जो है चाइनीज जो मटेरियल है, जो चाइनीज जो संस्कृति, उसका भी एक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। जो मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर में जाल का इस्तेमाल किया जाता है, वो बिल्कुल चीनी जो है ना यहाँ पर में, उसके जैसी दिखती है यहाँ पर में। उसको कहा भी चीना वाला कहा जाता है, चीना वाला, चीना वाला। ठीक है, चीना वाला कहा जाता है। तो ये भी एक और इशारा करती है कि भाई इसका कनेक्शन चाइना से है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर में जो है फ्राइंग पैन यूटेंसिल, एक बर्तन है, उसका इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है चीना चिट्टी। तो चीन से जो है ये बर्तन और ये नेट यहाँ पर में लाए गए थे व्यापारियों के द्वारा, इसी वजह से इनका नाम ऐसे पड़ा हुआ है। यहाँ पर में अरब और चाइनीज ट्रेवलर्स आए थे, अरब और चाइनीज ट्रेवलर्स। तो इसी वजह से जो पहला वाला है, आप जो सेकंड वाला आप लोगों का पॉइंट है, वो गलत है यहाँ पर में। ठीक है, अरब होना चाहिए था यहाँ पर में, ज्यूइश नहीं, अरब। तो सेकंड वाला गलत है। तो आंसर होगा आपका 1 और 3। तो 1 और 3 दिया है आपको ऑप्शन नंबर सी में, 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आपको बताना है पश्मीना शॉल, ठीक है, लद्दाख, केसर सागा। बताइए कौन सा वाला पॉइंट सही होगा यहाँ पर में। तो देखिए, पश्मीना शॉल 2 जगह से आप लोगों का जो है फ्रेंड्स जोड़ा जाता है आप लोगों का। ठीक है, 2 जगह से जोड़ा जाता है आप लोगों का पश्मीना शॉल को। ठीक है, कश्मीर से और लद्दाख से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, दोनों ही जगह से जोड़ा जाता है। तो कश्मीर के साथ में जब इसकी जोड़ी लगी है तो वो गलत नहीं है। ठीक है, कश्मीर के साथ में, कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है वहां पर में पश्मीना शॉल आप लोगों की बनती है। ठीक है, गोट से। तो ये बिल्कुल सही है। लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लिटिल तिब्बत किसको कहा जाता है, ये आप लोगों का पॉइंट है यहाँ पर में। ठीक है, लिटिल तिब्बत किसको कहा जाता है, छोटा तिब्बत। लद्दाख को कहा जाता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। केसर सागा मुस्लिम एपिक है, एपिक है या तिब्बतियन एपिक है? तिब्बतियन एपिक है ये, तिब्बत का। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, तिब्बत एपिक है, मुस्लिम एपिक नहीं है। ओके, तो तीसरा वाला गलत है। तो आंसर होगा 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 आर करेक्ट। ओके, तो ये जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं यहाँ पर मैं आप लोगों को, कि आप लोगों का ये टेस्ट था, आप लोगों का सेशन था आज का। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग आगे बढ़ते रहिए।